हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीस और 24 मई को संपन्न यूपीएससी एग्ज़ाम का हिस्ट्री पोर्शन के सलूशन के साथ हम सभी आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो देखिए, ये एग्ज़ाम आगामी एग्ज़ाम जो होने, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे पीसीएस का हो या अन्य एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इस सलूशन को ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे जो एंशियंट हिस्ट्री का पूछा गया, देखिए किस तरीके से करंट अफेयर पूछी जाती है कि 1960 का आपका जो सिंधु जल समझौता था, इस बार बहुत ही चर्चे में रहा था। यूपीएससी ने उसको किस तरह से पूछ लिया कि ऋग्वेद के नदी सूक्त से जोड़कर उन्होंने दो क्वेश्चन बना लिए। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्लीस्टोसीन काल में आपको लेके गए थे वो। तो किस तरीके से आपका वो प्लीटोस्टीन काल में हमको लेकर गए, और इसमें आपसे यमुना और सतलज के प्रवाह क्षेत्र को लेकर आपसे संबंध से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए किस तरीके से आप वहाँ कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर आपको ना भी आता तो फिर भी आप 50% तक आ सकते थे। वो आप कैसे कर सकते थे? देखिए, अगर आपको ये पता है कि रॉबर्ट ब्रूस वुड को भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का पितामह माना जाता है, और इन्होंने प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन किया था वो साउथ इंडिया में कई सारे क्षेत्रों में किया था। तो यमुना और जो सिंध होगी तो उत्तर में पड़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। देखिए, इस तरीके से बी और सी आप कट कर सकते थे। अब बचा या तो 1 या तो 3, और हम लोग देखते हैं कि जितने भी नदी हैं आपकी महत्वपूर्ण, उनका स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। कि ऋग्वेद का नदी सूक्त ही हमें सब बताता है कि ऋग्वेद, हमें यह भी पता चलता है कि इसकी रचना कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुई होगी। अब इसी से जोड़कर आगे का भी एक क्वेश्चन हम लोग पहले उसी को डील कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी नदी सूक्त को उठाकर पूछ लिया है कि नदी सूक्त में जो कई सारी सिंध और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख किया गया। तो देखिए, चिनाब, चिनाब को आपको बोला जाता था अस्किनी, इसमें क्या दे रखा है? वितस्ता, तो गलत हो गया। झेलम को बोला जाता था वितस्ता, तो इन्होंने दोनों को मिसमैच कर दिया है। अगर आपको देखो पहला भी पता होता तो पहला ऑप्शन कट गया। अब अगले में अगर चले तो रावी को बोला जाता था परुष्णी, इसी नदी के किनारे आपका दसराग युद्ध होता है इंपॉर्टेंट। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या था? सही था। अब वहीं व्यास, व्यास को विपाशा बोला जाता था। यहाँ पे यव्यावती लिखा था, गलत हो जाता। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? केवल और केवल 3, इसका मतलब केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन हो जाता सी सही। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप किस तरीके से कर सकते थे? यहाँ से क्वेश्चन लगातार वो पूछते रहे यूपीएससी वाले, हीनयान और महायान को जोड़कर। चूंकि हम लोग देखते हैं हीनयान तक चूंकि भक्ति नहीं आई थी, इसलिए गौतम बुद्ध की जो अनुयायी थे उनको प्रतीक चिन्हों से दिखाते थे। तो उन्हीं में से एक प्रतीक चिन्ह इम्पटी सीट। इम्पटी का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति का खाली होना, अर्थात माया मोह, अर्थात जितने भी आपका वो सब चीज़ें थी जो किसी व्यक्ति को अंधकार में ले जाती हैं, उन सब से व्यक्ति खाली हो गया था, ज्ञान से युक्त हो गया। और गौतम बुद्ध जब प्रथम उपदेश देते हैं तो इसी को आपको एम्पटी सीट से जोड़कर दिखाया जाता है। तो बुद्ध का क्या हो जाता है? प्रथम उपदेश। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अमरावती पर इसके पूर्व भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसे भी आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, हम लोग मान लेते हैं, तो इसमें लिखा था अमरावती स्तूप, उसकी अद्भुत मूर्ति कला। और ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए आप कि भारत में आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका स्थान है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते थे। जब हम लोग पढ़ते हैं आपका किस प्रकार से मौर्योत्तर काल में ये सबसे बड़ी बनी संरचना थी, तो सांची की बात कैसे आएगा? तो अगर केवल ऑप्शन नंबर 2 काट लो तो देखो आप 50% तक तो आप आ जाते। और दोनों में ऑप्शन नंबर ए तो कॉमन हो गया, इसका मतलब यह निचली कृष्णा घाटी गुंटूर जिले में, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती। और अगर आपको कॉमन सेंस लगाते कि अमरावती, देखिए कहाँ विकसित था आपका अमरावती को, अगर हम लोग फिगर से बना कर देखते हैं तो इधर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो यहाँ से दक्षिण भारत में जाने की तो बिल्कुल ही संभावना है, फिर दक्षिण पूर्व एशिया में भी गई होंगी क्योंकि बौद्ध धर्म का जैसे प्रसार होगा। तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 और 3 के साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है इसका। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इन्होंने पूछा संगम काल से। अभी तक इसकी ग्लोसरी से क्वेश्चन पूछते थे, इस बार उन्होंने शासकों से पूछ लिया। तो हम लोग देखते हैं 3 चेर आपका, अगर हम लोग फिगर से बनाने, इधर चेरा, चोला और पांड्या, इन 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। तो पहला था सेनगुट्टा। इसको देखो हम लोग बहुत आसानी से पढ़ते हैं, जब कन्नगी पूजा शुरू होती है वहाँ पर समुद्र पूजा के रूप में, तो सेनगुट्टा भी प्रारंभ करता है चेर शासक। तो पहला बिल्कुल सही हो जाता। अब दूसरा देखिए लिखा है उदयन जेरल। अब इसको आप कॉमन सेंस कैसे लगा सकते थे इसमें? अगर आप इसको थोड़ा ध्यान दें तो चेर वंश का उल्लेख महाभारत में मिलता है, और ये जो शासक है आपका उदयन जिरल, ये महाभोज उदयन जिरल की आपकी उपाधि लेता है। मतलब ये क्लेम करता है कि इसने महाभारत में एक टाइम लोगों को भोजन कराया है, अर्थात ये चेर शासक है, ना कि चोल शासक। तो इससे आप इसे कट कर सकते थे। तो अगर देखिए ऑप्शन नंबर 2 कट कर लो तो ये कट गए, आप केवल 2 ऑप्शन बचे। तो अब नेंडू जेलियन, अगर नेंडू जेलियन को आप पढ़ो तो नेंडू जेलियन आपका 290 सी में बना बहुत ही इंपॉर्टेंट पांड शासक था। क्यों? क्योंकि इसी के समय आपका नकीरर आपका कवि को आश्रय दिया गया होगा। नकीरर वही है जो हम लोग आपका जब हम लोग पढ़ते हैं कि पांड के अंतर्गत संगम सम्मेलनों को लेकर। ठीक है,
और यहीं नेंडुजेलियन ने तलैया लंगनम का युद्ध भी जीता था। हो सकता है कल को आपसे ये पूछ ले, तो बिल्कुल ये पांड सही हो जाता और सेनगुट्टन का चेर सही हो जाता। और उदयनजिरल चेर है ना कि चोल, तो ऑप्शन नंबर 2 कट गया और 1 और 3 सही हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत इसलिए कर दे रहे हैं, कल कोई क्वेश्चन आपके हो सकता है एग्जाम में किसी अन्य रूप में पूछ लिया जाए। ठीक, हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए सुभाष चंद्र बोस बहुत ही चर्चे में रहे हैं और इस बार 1939 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा फॉरवर्ड ब्लॉक को लेकर। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस आपका कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया के अगेंस्ट खड़े होते हैं जो महात्मा गांधी के आपके प्रतिनिधि हैं, और सुभाष चंद्र बोस उन्हें परास्त कर देते हैं आपका चुनाव में। लेकिन इसके बाद किस प्रकार से गांधी जी के चरणों में लौट जाती है पूरी कांग्रेस। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक को क्यों गठित कर रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस से हट चुके हैं, अर्थात बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे। पहला ऑप्शन ठीक हो जाता। फिर दूसरा था कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे। तो ये बात भी ठीक थी, क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव आपका महात्मा गांधी ने कहा कि आप फॉर्म करिए तो कोई आपका तैयारी नहीं हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ में, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन तीसरा ऑप्शन में लिखा साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। आप सोचिए अगर प्रयासों का समर्थन नहीं करते तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही क्यों गठित करते। फॉरवर्ड ब्लॉक के अंतर्गत उनका प्रयास यही था, कांग्रेस के आपका जो साम्राज्यवाद विरोधी नेता हैं और जो भारत में वामपंथी नेता, इन दोनों के बीच में पुल का काम करना। तो तीसरा अगर आप कट कर लो, देखो यहाँ से भी तीसरा कट गया, यहाँ से भी तीसरा कट गया, 2 4 कॉमन हो गया और एक में गांधी तो आपके साथ में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी। इसको भी आपका क्वेश्चन किया जा सकता था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अवध के तालुकेदार वगैरह से जोड़कर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हम लोगों ने अवध के तालुकेदार की प्रतिनीति को अगर हम अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं 1813 से लेकर किस तरीके से 1856 तक अंग्रेजों की जो नीति थी वो आपका मुक्त व्यापारवाद से प्रेरित रही थी, अर्थात अधिक से अधिक भूभाग को जीतना चाहते थे। उसमें ये अवध का क्षेत्र है। तो अब क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। पहला लिखा था कि तालुकेदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई, किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और किले अधिकार में रखने दिए गए। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही सोचो कि अगर आप किसी के अधिकारों को छीन रहे हो और उसे आपका अस्त्र शस्त्र रखने की अधिकार दे दोगे तो क्या आप पर वो अटैक नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कॉमन सेंस से पहला ऑप्शन आप काट दो। देखिए जैसे ही आपने पहला ऑप्शन काटा केवल 2 ऑप्शन बचे, और दूसरा मान लो आपको ना भी पता हो तब भी वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है कि तालुकेदार को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया। अब अंग्रेज कर क्यों रहे थे, अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था देखिए जो तालुकेदार उनके लिए राजस्व ला रहे हैं, हो सकता है अगर हम सीधे रैयतवाड़ी के तरीके जुड़ जाएं किसानों से तो हमें ज़्यादा यहाँ से क्या मिले, रेवेन्यू मिले, क्योंकि अवध बहुत ही उपजाऊ वाला क्षेत्र है जिस कारण से दुधारू गाय भी कहा जा रहा था अंग्रेजों के लिए। तो 2 और 3 इसका क्या हो जाता, सही होता, मतलब 2 और 3 इसका मतलब था ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अब यहीं पर आप थोड़ा और आगे पढ़ लेना इस क्वेश्चन में किस प्रकार से देखिए 1857 की क्रांति के बाद फिर ये सीख लेते हैं अंग्रेज और फिर अवध के तालुकेदारों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन लाते हैं और तालुकेदारों को उनके भू अधिकार वगैरह वापस कर देते हैं। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। ऐसा क्या इसमें था कि बोला समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधन होंगे, क्योंकि 1919 से पहली बार प्रांतीय चुनाव होने शुरू होंगे। तो प्रांतीय चुनाव होंगे तो किस प्रकार से हम देख सकते थे कि कह रहा इन सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। तो 1909 में जो पार्लियामेंट एक्ट वाली चीज़ें थी उसी को आगे हम लोगों ने देखा था, आंग्ल सिख वगैरह में इसको क्या कर दिया गया था और अधिक विस्तारित कर दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कह रहा पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था, बिल्कुल सही था। था जो फूट डालो राज करो की नीति जो थी अंग्रेजों की कि इनको जितना ज़्यादा विभाजित कर दोगे उतना ज़्यादा इनका जो राष्ट्रवाद है क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो ये बात भी ठीक है। तीसरा है कि वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। अब आप सोचिए वंचित वर्ग बोला पृथक जो निर्वाचक मंडल है उनमें अंतर्निहित जो हित हैं उनके लिए एकजुट हुए थे। तो मुस्लिम लीग को तो मान सकते हैं कि 1906 में उन्होंने मांग रखी जिसके तहत 1909 में उनको पुरस्कार मिल गया। आप सोचिए क्या एंग्लो इंडियंस की तरफ से भी ऐसा किया गया था, आगे आंग्ल सिख के लिए किया गया, क्या उनके लिए भी ऐसा था क्या। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आपका डिलीट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर हमें उचित जो लग रहा है आंसर, वो आंसर आपका सी ज़्यादा हमें ठीक लग रहा है, आपका 1 और 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था कि कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे। ये देखिए बिल्कुल शुद्ध फैक्ट पर क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। इसमें देखिए इनको 2 घरानों से जोड़ा जाता है, एक है ग्वालियर घराना, एक है किराना घराना। तो वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, ग्वालियर दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 9 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पूछा गया क्षेत्र पत्नी
मिस्ट्रेस ऑफ फील्ड शब्द किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो देखिए पहली बार अगर आप देखो कि क्षेत्र और पत्नी मतलब क्षेत्र का उल्लेख कृषि के भूमि के रूप में ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन पृथ्वी को पहली बार आपका पत्नी के रूप में दिखाना क्षेत्र के रूप में ये अथर्ववेद में ही मिलता है। तो इसका आपका अगर ये लिखा था कि मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, तो इसका उत्तर सही हो जाता है आपका अथर्ववेद, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, अथर्ववेद। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे रिपीट भी किया जा सकता था आपका ये, कि किस प्रकार से पृथ्वी को कृषि और भूमि के आपका जो कृषि और एक तरफ भूमि है उसको पृथ्वी की पत्नी के रूप में दर्शाया जाना, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा था गया था 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से संगीत। अब पता नहीं क्या रहा है इस बार एग्जामिनर का ध्यान आपका संगीत, खासकर कर्नाटक संगीत से उसने 2 क्वेश्चन पूछा था कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग का बिलावल से मेल है? तो अब ये भी शुद्ध आपका बिल्कुल, अगर हम लोग देखते हैं तो फैक्चुअली क्वेश्चन आया, अगर आ रहा है तो आ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है उसका हो जाता है धीर आपका शंकराभरणम, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका किया जा सकता था 12 नंबर, हिंटन यंग कमीशन। तो जैसे ही हम लोग आपका स्वराज पार्टी पढ़ते हैं तो स्वराज पार्टियों की कुछ, जब हम लोग आपकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हिल्टन यंग कमीशन किस तरीके से उनके दबाव की वजह से भारत में क्या होता है, गठित होता है। और जो दादा भाई नौरोजी के समय से आपकी मांग उठ रही थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत में आरोप लगाया, मतलब भारतीय जो राष्ट्रवादी थे आरोप लगा रहे थे किस तरीके से आपने भारतीय मुद्रा का जानबूझकर डिवैल्यूएशन कर दिया है, जिससे उल्टा फायदा अंग्रेजों को हो रहा है। तो वही आपसे पूछा कि कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कारण से अंगीकार किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार वास्तविक रूप से क्या चाह रही थी कि भारत में जो प्रेषित प्रवाह है धन का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो ऋण पात्रता है उसको भी बनाए रखा जाए। तो आप इसके भी कॉमन सेंस से आप लगा सकते थे अगर आपको ये पता होता कि स्वराज पार्टी इसको लेकर आई थी और उसका मूल उद्देश्य वही दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे कर सकते थे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन किससे संबद्ध है। पहला दिया गया कि पाली ग्रंथों में कहापण, निख, कंस और काकर्णिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में? आप कम से कम निष्क तो पढ़ते ही हो ना, जिसमें हम लोग निष्क गले का आभूषण पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं, ये एक तरीके का आगे चलकर एक क्या बन जाता है, सिक्का में भी ढल जाता है। तो अगर केवल आप काशापण पढ़ते हो वहीं से कहापण हो सकता है लिखा हो, कि हम लोग पढ़ते थे किस तरीके से इतने काशापण लेकर आपका चंद्रगुप्त मौर्य को लेते हैं कौन, चाणक्य, तो वहाँ से आप इसे पकड़ सकते थे, ठीक है। अब देखिए अगला लिखा था पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त हास्य के पंच मार्क कॉइन। इनको तो हम लोग बड़े आसानी से पढ़ते हैं मौर्य काल में कि किस प्रकार से पंच एक मार्क लगाया जाता था जिसमें कई तरीके की आकृतियाँ उकेरी जाती थी, और उस समय मुख्य धातु कौन सी रही होगी? प्रारंभ में चांदी ही रही थी अधिकांश रूप से। तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो 13 के आपके दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते थे, आपका मतलब 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये मुझे लगता है सबसे आसान सा क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा गया। नागर शैली, जब हम लोग मंदिर निर्माण शैली पढ़ते हैं तो 3 शैलियाँ पढ़ते हैं किस प्रकार से, उत्तर भारत में आपका नागर शैली, फिर दक्षिण भारत में खासकर विंध्य और कृष्णा नदी के आपका मतलब कृष्णा नदी के दक्षिण जब जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं द्राविड़ शैली, और विंध्य और कृष्णा के बीच में हम लोग पढ़ते हैं आपका किस तरीके से बेसिस शैली का आपका उल्लेख मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑप्शन डिलीट करके कैसे जाते हैं? तो पहला लिखा था बादामी, तो अगर आपका जो बादामी लिखा क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखो पहला क्वेश्चन में लिखा था बादामी, तो बादामी के तो चालुक्य थे और चालुक्य के समय हम लोग पढ़ते हैं बेसिस शैली, तो पहला ऑप्शन कट जाता। दूसरा लिखा था ऐहोल, ऐहोल अब लोग अगर रवि कीर्ति आपको याद हो, पुलकेशन द्वितीय आपको याद होंगे, तो यहाँ तो आपका द्राविड़ शैली आती है, ये भी कट जाता। अब दशावतार मंदिर हम लोग पढ़ते हैं गुप्त काल में पहला भारत का मंदिर बनता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर जैसे विरूपाक्ष मंदिर आया आंध्र प्रदेश, तो फिर आपको द्राविड़ शैली चले जाना चलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाता है? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें पूछा था, ये बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन इस बार जैन धर्म से पूछा गया कि जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूप कौन से सम्मिलित नहीं? देखिए जैन धर्म 4 रूपों को दर्शाता है, उसमें देव ईश्वर को भी दर्शाया जाता है आपका, साथ ही साथ मनुष्य को भी दर्शाया जाता है, त्रियंश मतलब उसमें पशु और पादप को दर्शाया जाता है। जो यक्ष लिखा था, यक्ष को देव में ही शामिल कर लिया जाता है, अर्ध देव में नहीं शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाता है? सही होता है। ये सम्मिलित नहीं थे कि जीवन के जो अस्तित्व वो लोग 4 बताते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जीव और अजीव के मिलने से माना जाता है कि आपका यहाँ जीवन सृष्टि की उत्पत्ति होती है। फिर अजीव में भी वो 5 तत्व मानते हैं, जैसे पुद्गल हो गया आपका, पदार्थ हो गया, फिर उसमें काल हो गया, आकार हो गया, धर्म अधर्म, ये 5 चीज़ें थी, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था बाघ की गुफाएं। वे भी देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब आप सोचो बाघ की गुफाओं पर आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया?
क्योंकि देखिए जो भोजशाला है ये पूरे वर्ष चर्चे में रही है, वाग देवी की मूर्ति अन्य चीज़ों को लेकर, और वहीं पर बाघ की गुफाएं भी हैं जिनको हम लोग पांडुलेनी गुफाएं के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा आप इसके बारे में सोच लो कि बाघ की गुफाएं फेमस क्यों हैं गुप्त काल में। फेमस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पहली बार लौकिक जीवन के चित्र मिलते हैं। यहाँ पर विवाह का चित्र मिलेगा, मेला का चित्र मिलता है, लोगों के नाचने का चित्र मिलता है, ये सारे चित्र थे। अब आपको केवल इतना भी पता हो तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब बाकी पढ़ो ही ना कि उसमें क्या लिखा है कि हल्ली सालस्य पूछा गया, उसको पढ़ो ही ना आप। चलो अब इससे करो चिंतनशील मुद्रण बुद्धि, ये तो अजंता में बिल्कुल कट जाते। कैलाश पर शिव पार्वती कोई मतलब ही नहीं था धर्म का यहाँ से। फिर समुद्र मंथन, इसका कोई लेना देना नहीं था इससे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। आपको कुछ भी ना भी पता हो तभी कॉमन सेंस आप इसमें लगा सकते थे। आनंदमय क्या हो जाता, लोक नृत्य हो जाता। ठीक है, अब आपसे आगे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ या गुप्त काल में जुड़ा हुआ ऐसी कौन सी गुफाएं, गुफा चित्र हैं जो लौकिक जीवन को प्रदर्शित करती हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाता है, बाकी गुफाएं। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। जैसे भारत में लगातार ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि प्राचीन काल में भारत में किस प्रकार से विज्ञान, तकनीक और गणित, इन सब का आपका विकास में भारत बहुत ही आगे होता है। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया स्थानीय मान को लेकर, जो हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इसमें पूछा गया था आपसे कि किस प्रकार से भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेख उपयोग गुजरात की मनकणी पट्टिकाओं में मिलता है। ये बिल्कुल बात ठीक थी, वहाँ पर हम लोग वल्लभी वंश पढ़ते हैं, वल्लभी गुजरात, तो वहीं से मिलता है। फिर 9वीं शताब्दी में पूछा संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं, ये बात भी आपकी ठीक थी। अब इसमें आप करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे टेक्निकल ये एरर ये हो सकती है आपकी कि इसमें लिखा था कि संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण, अगर इसका तात्पर्य ये पूरे भारत से लगाएगा ना कि उत्तर भारत से, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन कट करके भी पहुँच सकते थे। लेकिन अगर इसका संपूर्ण भारत में तात्पर्य उत्तर भारत से लगाते हैं तो फिर उत्तर ठीक हो जाएगा। फिर अगला लिखा था दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक थी। अब देखिए अगर संपूर्ण भारत में लगा लेंगे 9वीं शताब्दी में तो ये उत्तर दूसरा हम कट कर सकते थे इसको, तो ऑप्शन बी में पहुंच जाते। लेकिन अगर संपूर्ण भारत से तात्पर्य अलग तरीके से लेते हैं तो फिर डी भी हो सकता है, मतलब इसमें बी और डी दोनों में से कोई एक माना जा सकता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर 18 नंबर। फिर आपसे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग एनसीईआरटी से अगर पढ़ लें अच्छे से, क्लास 6 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन किया जा सकता था। देखिए क्या ऑप्शन था, पहला ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जो मध्यकाल में माना जाता है जब हमारे साथ में सल्तनत पीरियड में कई आपका शासक अपने साथ कई सारे व्यवसाय भी लेकर आते हैं, उन्हीं में से चरखा चलाना आता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही थी, तकली घुमाने वाली, इसका चित्रण भी मिलता है एनसीईआरटी किताब में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलें, कह रहा है अंशांकित बाट और मापन पैमानों खोज, तो हम लोग इसी में पढ़ते हैं ना कि बाट मिलते हैं किस तरीके से, 8, 16 वगैरह के बारे में कि 16, 32 इतने इतने बाट थे, किस पैमाने में थे, जिसमें एनसीईआरटी में लिखा गया। ऐसा लगता है जैसे किसी शासक ने उनके बाटों को बनाया हो कि हर जगह एक ही पैमाना है, तो ये बात भी ठीक हो जाती। फिर लिखा है अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले हैं जिनके अपने कुएं, स्नान करने के चबूतरे और बड़े कमरे, इसी को हम लोग मोहनजोदड़ो में देखते हैं। एनसीईआरटी में पूरा इसका फिगर बनाया गया है किस तरीके से घर के इस प्रकार से कुएं बनाए गए हैं कि आप बाहर से कोई आएगा पानी पिएगा चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अब हड़प्पा सभ्यता भी बहुत चर्चे में रही थी इस बार आपकी अपनी नगरीय चरण को लेकर, भारत में जो समस्याएं आ रही स्मार्ट सिटी को लेकर, इस वजह से शायद इससे क्वेश्चन आया। हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 19 की तरफ। तो देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया था। एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह, जब हम लोग किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उनमें हम लोग ये दोनों आंदोलन पढ़ते हैं, एक ताना भगत के नेतृत्व में पढ़ते हैं और बारदोली सत्याग्रह को हम लोग किस प्रकार से महात्मा गांधी ने आपका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा दिया वल्लभ भाई पटेल जी को, इससे हम लोग जोड़कर देखते हैं। तो देखिए आपका ये जो प्रश्न है, हम लोग अगर सीधे इसके ऑप्शंस में पढ़ लेते हैं, इसमें पूछा गया है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो हम लोग अगर पहला ऑप्शन पढ़ें, कह रहा है एका आंदोलन आद्योपांत कांग्रेस द्वारा समर्थित एवं संगठित था, जबकि अब देखिए एका आंदोलन ताना भगत चला रहे, वहाँ कांग्रेस कहाँ पहुँच जाएगी, तो पहला ऑप्शन यहीं से कट कर दो, आप आगे आप पढ़ो ही ना। फिर लिखा था एका आंदोलन नेतृत्व अवध के तालुकेदार, देखिए ताना भगत करें, तालुकेदार क्यों करेंगे। अभी देखिए किस तरीके से एक क्वेश्चन दूसरे जुड़ जाता है। ऊपर अगर आप पढ़ रहे हो कि अवध के तालुकेदारों को जब 1857 के बाद अधिकार दे दिए गए तो जीवन पर्यंत आपको क्या रहेंगे कि अंग्रेजों के लॉयल बने रहे, तो वो क्यों करेंगे, तो ये भी कट जाएगा। फिर था बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, बिल्कुल बात सही थी ये। करा जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली विरोध में, ये बात बिल्कुल सही थी, स्थानीय जमींदारों के विरोध में किया गया था आपका कि जो लगान ज़्यादा वसूल है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इस बार देखिए एंशियंट हिस्ट्री से उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें ऋग वैदिक काल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है।
ऋग्वैदिक काल से जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया वो भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इसमें पूछा कि कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहाँ भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि देखिए ऋग्वैदिक काल में हम लोग नदियों के इर्द गिर्द लोगों को बसते हुए देख रहे हैं और वहाँ देख रहे हैं कि प्रारंभ में क्या कर रहे हैं, पशुचारण कर रहे हैं आपका। फिर लेकिन जब आगे कूपों सिंचाई होगी तो अब क्या कर सकते थे, ये अपना नदी के अन्य स्थानों पर भी अपना विस्तार कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है कि कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने क्या किया, इसको प्लावनीय मैदान और नदी किनारी पट्टिकाओं से दूर भी आपका पंजाब हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दे दिया, जहाँ भूमिगत जल स्तर के सतह के पर्याप्त समीप था, ताकि आसानी से कुओं के माध्यम से वहाँ से क्या निकाला जाएगा, पानी निकाला जाएगा और वहाँ से सिंचाई संभव हो सकेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे अगर देखें तो अगला आपका जो पॉइंट था, मतलब सॉरी इनमें तो दोनों पॉइंट सही दिए गए, इनको पढ़ के फिर हमें आगे उत्तर निकालने हैं। इसमें था कि कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया। चलिए ये दोनों बातें आपका दे रखी ठीक है। अब इसमें पूछा कि कौन कौन इनका समर्थन करता है। ठीक, तो पहला लिखा था कि ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म चक्र, पत्थर की घिरनी और पट्टी से कसा हुआ लकड़ी का ढोल मतलब अहवा के उपयोग के साक्ष्य। अब सोचिए जब आप निकाल पाएंगे पानी तभी तो कूपों से पानी भरने के लिए जो भारवाही पशु शक्ति का उपयोग किया गया, ये बात सही होगी। तो दूसरा के कारण पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्या लिखा था, कह रहा ऋग्वेद में परशु या कुलीस, कुल्हाड़ी और दास ऋणी हंसिया जैसे उपकरणों का उपयोग उल्लेख मिलता है। अब देखिए आप जब पशुचारण व्यवस्था में हैं और आगे चलकर अगर इस पॉइंट को आप पकड़ो, कुल्हाड़ी और हंसिया, तो ये उपकरण कब अच्छे बनेंगे, जब आप कहीं ना कहीं लोहे की खोज कर लेंगे। अभी ताम्र से बन सकते थे किंतु लोहे की खोज तो आगे उत्तर वैदिक काल में होगी, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो उतने अच्छे उपकरण कैसे आप बना पाओगे। तो दूसरा ऑप्शन अगर कट कर दो तो देखो यहीं से ऑप्शन या तो सी या तो डी होगा। अब अगर पहला सही है तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा कि ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए क्या किया गया था, बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। तो ऋग्वेद से पहले मतलब आपका हड़प्पा सभ्यता जैसे आपका स्रोतों से ये बात मानी जाती है। अगर आप थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस लगाओ तो अभी एक उत्तर प्रदेश की जगह बहुत ही फेमस रही थी जहाँ पर इस बैल से खींचे जाने वाला एक चक्का मिला था, जिस आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया था कोई भी माइग्रेशन हुआ ही नहीं आर्यों का। ठीक है, जो बसंत सिंधे साहब ने करने का प्रयास किया था, डेक्कन कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन करंट अफेयर से भी जोड़कर पूछा गया जो आप हिस्ट्री में कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 था यूनेस्को WHS हम लोग पढ़ते हैं। तो पिछले वर्ष आपका WHS में ही अहोम के मैडम्स को आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब आपको अगर केवल ये पता हो कि मैडम्स क्या थे तो इसको मिस्र के पिरामिड से तुलना की जाती थी कि मरने के बाद ये लोग अपने कब्र बनाते थे। तो बस आपको कुछ करना है, सैन दुर्ग है, नहीं गलत हो जाएगा। मनोरंजन केंद्र, नहीं मरने के बाद कौन सा मनोरंजन केंद्र बनता है, ये भी गलत हो गया। बोला कि युद्धाभ्यास, मरने के बाद युद्धाभ्यास कौन करता है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाता कि आपका समाधि स्थल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, 3। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का आज का सलूशन। आप इसे ज़रूर देखें जिनके भी आगामी परीक्षाएं हैं, क्योंकि देखिए अभी आपका जो लेखपाल परीक्षा संपन्न हुई उसमें भी देवगढ़ का दशावतार मंदिर जैसे आपकी चीज़ें पूछ ली गई थी। तो जिस जिस तरीके से एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको इन क्वेश्चंस को लेकर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और आगे वाली कड़ी में हम लोग पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट के भी आपके लिए सोल्यूशन लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।